नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज बारी है प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना किस प्रकार हम याद करें, किस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जैसी सारी चीजें हम इसमें डिबेट करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि संविधान सभा के ही दौरान जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव का जो अपडेटेड रूप है, परिवर्तित रूप है, संशोधित रूप है, आगे चल के उसी को प्रियम्बल उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया। तो प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है, संविधान का दर्शन है, संविधान का संक्षिप्त पाठ है, संविधान का परिचय पत्र है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ऐसा कुछ राजनीतिक विदों का मानना है या संवैधानिक विदों का मानना है। ठीक है ना। तो प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार। तो आज हम प्रस्तावना को पूरी तरह डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि जिस हिसाब से प्रस्तावना को हमने डिस्कस किया है, जिस हिसाब से प्रस्तावना को हमने अभिव्यक्त किया है इस व्हाइट बोर्ड पे, उसी के माध्यम से हम आपको पठन पाठन करने वाले हैं। तो आपको बताते चलूं कि प्रस्तावना जो है यह राज्य और व्यक्ति, राज्य और जनता या राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करने का काम करता है। तो दो पार्टों में हम तोड़ेंगे इसको, एक तो राज्य के रूप में और दूसरा व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में। ठीक ना भैया। अगर हम कहें कि राज्य, तो राज्य को भी दो पार्ट में हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, एक राज्य की शक्ति के स्रोत के रूप में और दूसरा राज्य की प्रकृति के रूप में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य की शक्ति का स्रोत क्या है या कौन है, सबसे ज्यादा शक्ति किसमें निहित होती है, तो जनता में निहित होती है। क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। हम कह सकते हैं कि जो संविधान का निर्माण हुआ एक लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से हुआ, इसलिए जो शक्ति का प्रमुख स्रोत होगी वो जनता में निहित होगी। फिर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो राज्य की प्रकृति जो प्रस्तावना में दी गई है, एक 5 प्रकार की प्रकृति दी गई है। हालांकि जब मूल संविधान जो था, उस मूल संविधान में प्रस्तावना की प्रकृति 3 ही थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 2 प्रकृति और जोड़ दी गई, एक तो समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्ष, 2 प्रकृति और जोड़ दी गई। हालांकि इतने समय टोटल का टोटल 5 प्रकृति है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी प्रकृति राज्य की प्रकृति है। ठीक है ना। प्रस्तावना की वे कौन सी प्रकृतियां राज्य की प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। तो 5, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्रात्मक है। आपको ये सीरियल वाइज भी याद रखना है, क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी आएगा, देन उसके बाद जो है पंथ निरपेक्ष आएगा, उसके बाद लोकतांत्रिक आएगा, उसके बाद लास्ट में गणतंत्रात्मक आएगा। तो एक क्रम आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा, एक क्वेश्चन यहां से लेकर पूछा कि भाई न्याय को पीछे कर दिया, प्रस्तावना स्वतंत्रता को आगे कर दिया। ठीक है ना। तो इसका डिसऑर्डर क्रम पूछ लिया था। तो ऑर्डर क्रम में ही आपको लेकर चलना है। सबसे पहले न्याय आएगा, उसके बाद स्वतंत्रता आएगी, देन उसके बाद समता आएगी, उसके बाद बंधुत्व आएगा। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा कि न्याय में कितने प्रकार के न्याय आते हैं। तो 3 प्रकार के न्याय, एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा जो है राजनीतिक न्याय। ठीक ना भैया। तो अगर हम यह कहें कि न्याय कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 3 प्रकार के न्याय यहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर समान स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, विश्वास की स्वतंत्रता होती है, धर्म की स्वतंत्रता होती है और उपासना की स्वतंत्रता होती है। अभी हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं कि कैसे इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से प्रस्तावना को याद करें। ठीक है ना। फिर समता, समता मतलब की प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। अब जरा सुनना कि एक तो आपको एक क्रम याद करना है कि भाई पहले जो है न्याय आएगा, उसके बाद स्वतंत्रता आएगी, फिर समता आएगी, फिर बंधुत्व आएगा। इसको लेकर क्रम पूछा। फिर इसको लेकर क्रम पूछा है कि न्याय में सामाजिक उसकी पहले आएगा, फिर आर्थिक आएगा, फिर राजनीतिक आएगा। इसको क्रम याद रखना है। ए वाला क्रम एक बार लेकर क्वेश्चन पूछा कि विचार पहले आएगा कि विश्वास पहले आएगा। नहीं भैया, एक क्रम आएगा, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता।
प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपकी पूरी प्रस्तावना है। खैर, एक बार इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से प्रस्तावना को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पढ़ के सुनाते हैं। हमने बताया कि प्रस्तावना राज्य और व्यक्ति, राज्य और जनता के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करता है। तो राज्य को दो भागों में तोड़ना है, एक तो शक्ति का स्रोत, दूसरा राज्य की प्रकृति। राज्य की शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग। प्रस्तावना की स्टार्टिंग हो गई, शुरुआत हो गई है। जनता अर्थात हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की क्या स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्या समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी पूरी प्रस्तावना है। खैर, आपको यह बताते चलूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था और उसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक तो प्रकृति में ये जो समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है, 2 शब्द ए जोड़े गए और एक शब्द यहाँ पर जो अखंडता शब्द दिया गया है ए वाला। तो 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। हालांकि यह भी बताते चलूं आपको कि सबसे पहले एक बेरुवाड़ी संघ 1960 में एक मामला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग और संविधान में संशोधन करने से मना कर दिया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये प्रस्तावना जो है यह ना तो संविधान का पार्ट है और ना ही इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन हो सकता है। हालांकि 1973 में जब केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उसको जो है वह चेंज कर देता है। एक अनुच्छेद आपको बताते चलूं कि अनुच्छेद 137 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वह अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकती है। मतलब कि अपने निर्णयों को जाकर के पुनः वह जो है उस निर्णयों को परिवर्तित कर सकती है, संशोधित कर सकती है। तो आर्टिकल 137 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ये सब करती है। ठीक है ना? तो ये सब सारी चीजें प्रस्तावना के अंतर्गत हैं। हालांकि यह भी आपको बताते चलें कि प्रस्तावना एक प्रकार का ऐसा संविधान का परिचय पत्र नजर आता है जिसको हम पढ़ के पूरे संविधान के स्वरूप को जान सकते हैं। तो ये अपनी पूरी प्रस्तावना हो गई। सो थैंक यू सो मच। हम जब पॉलिटी वाले सेगमेंट में देखेंगे तो प्रस्तावना को लेकर क्या कुछ जो है हम भारत के लोग हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, गणतंत्रात्मक क्या होता है, इसके अलावा सामाजिक क्या होता है, राजनीतिक क्या होता है, आर्थिक क्या होता है, विचार की स्वतंत्रता कैसी होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी होती है, विश्वास, धर्म एवं उपासना, इन सब शब्दों को डिफाइन करेंगे। प्रतिष्ठा क्या होती है, अवसर क्या होता है, डिफाइन करेंगे। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या है, बंधुता क्या है, ये सब सारी चीजें डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।